Hello friends and my dear students, welcome to your YouTube channel SK Nursing Studies. So again I am coming up with another topic that is artificial feeding. So इसमें हम बच्चे आज डिस्कस करेंगे कि artificial feeding होता क्या है और हमें कब किन किन हालातों में हमने आर्टिफिशियल फीड जो है बेबी को करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट मिल्क फॉर द बेबी। एंड हमने पूरी कोशिश करनी है कि मदर जो है वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करे। बट इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर वो फेलियर हो जाता है तो वही हम इंडिकेशंस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंडिकेशंस रहेंगे जिनमें बेबी मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएंगी और उन केसेस में हमने उनको आर्टिफिशियल फीड करवाना है। और साइड बाय साइड हम करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंसिडेंस ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग। और मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑल्सो, एज वेल एज आई विल डिस्कस विद यू के चॉइस ऑफ मिल्क क्या रहेगा, जैसे कि काउस मिल्क, बफलोज मिल्क, फॉर्मूला फीड एंड सोया मिल्क ऑल्सो। एंड एट द लास्ट आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मिल्क, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन मिल्क के बीच में डिफरेंस क्या होगा, एनिमल मिल्क क्या होता है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, एज वेल एज फॉर द फॉर्मूला फीडिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। So students, let's start with the artificial feeding. So what is artificial feeding? So artificial feeding पढ़ने से पहले I will tell you something, that artificial feeding should be started only if mother is unable to breastfeed the baby. So artificial feeding तभी स्टार्ट की जाती है जब बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पी सकता, राइट। सो उन केसेस में जो फैमिलीज़ हैं, जो मदर हैं, वो स्विच ऑन करवा देते हैं ऑन आर्टिफिशियल फीडिंग। सो फीडिंग द चाइल्ड्स मिल्क फीडिंग द चाइल्ड मिल्क अदर दैन ब्रेस्ट मिल्क। सो जब बच्चा माँ के दूध के बजाय बच्चा कोई और दूध पीता है, राइट। सो माँ का दूध अदर देन मदर्स मिल्क, बेबी इज फीडिंग द सब्सटीट्यूट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, राइट। सो व्हाट इट इंक्लूड्स, अब क्या क्या चीज़ें बच्चा ले सकता है। सबसे पहले यूज़ ऑफ काउस मिल्क, बफलोज मिल्क और कमर्शियली अवेलेबल ड्राइड होल मिल्क। जो मार्केट से मिल रहे हैं होल मिल्क एंड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर फॉर्म, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द एम्स। कौन कौन से एम्स होंगे, क्या क्या एम्स जो हैं आर्टिफिशियल फीडिंग के अंडर आते हैं। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड एडुकेट न्यूट्रिशन टू द इन्फेंट, कि हमने उतनी ही न्यूट्रिशन, एडुकेट न्यूट्रिशन टू द इन्फेंट। अब उतना ही न्यूट्रिशन, एडुकेट न्यूट्रिशन उस फीड में अवेलेबल होना चाहिए जो ब्रेस्ट मिल्क में अवेलेबल होता है। दूसरा, टू सब्सटीट्यूट ब्रेस्ट मिल्क एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स अप्रॉक्सीमेटली एज सेम एज ब्रेस्ट मिल्क। तो हमने उस ब्रेस्ट मिल्क को क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है और उतनी ही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए जितने के माँ के दूध में प्रेजेंट होते हैं। क्यों होने चाहिए, अगर आप देखिए माँ अगर बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल mother is not in a condition to provide breast milk to the baby, or I will tell you in my further class कि इंडिकेशंस क्या क्या होंगे, क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे आर्टिफिशियल फीडिंग के लिए। तो लाइक इफ़ द मदर इज़ अनेबल टू फीड द बेबी, तो उन केसेस में हमने अपने बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी तो देखनी है ना। तो ये तो नहीं है कि अगर माँ का दूध नहीं आ रहा तो उसके साथ कोई और ऑल्टरनेट नहीं होगा, है ना। तो इसलिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, so to substitute breast milk and provide nutrients approximately as same as breast milk to fulfill the needs of the child. अब जो बच्चा है उसकी नीड जो है वो पूरी हो जाए, उसके लिए हमने क्या है, आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड करनी है। सो नेक्स्ट इज इंडिकेशंस। अब देखिए इंडिकेशंस क्या रहेंगी। सो सबसे पहले इज डेथ और एब्सेंस ऑफ मदर। अब हो सकता है कि मदर की डेथ हो गई हो,
इसीलिए मदर बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही, या मदर इज़ नॉट अवेलेबल विद द बेबी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, तो उन केसेस में। सेकेंड इज प्रोलॉन्ग्ड maternal illness। अब मदर को बहुत टाइम से, फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मदर इज हैविंग सम इलनेस एंड ड्यू टू दैट कंडीशन मदर इज अनएबल टू फीड द बेबी। तो हो सकता है कि मदर को कोई प्रोलॉन्ग्ड फ्रॉम द लॉन्ग टाइम इलनेस हो, जैसे कि मदर इज, मे बी द मदर इज ऑन रेडियोथेरेपी, मे बी द मदर इज ऑन कीमोथेरेपी, मे बी द मदर इज ऑन अर्कॉट थेरेपी। मैंने आपको पहले ही सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस करवा दी थी। सो फेलियर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, हो सकता है कि बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी माँ का दूध सिक्रीट ना हुआ हो, right? So in those cases also we can continue with artificial feeding. Mothers who have active TB and HIV positive, those mothers are also restricted to give the milk to the baby. And very important, that is working mother. Very important, working mothers, because nowadays all are working, right? So somehow some mothers are managing and they are expressing their milk, they are keeping it in the refrigerator, and their caregivers, they are providing milk, that milk to the baby. But sometimes mother is hectic, mother is not having enough time to express the milk out. So in those cases, we, the mothers and the family members, they feel that we will switch on the baby to artificial feeding. But there are some factors which contribute rising incidence of artificial feeding. So कुछ factors हैं जो contribute करते हैं artificial feeding के incidence को. So सबसे पहले is lack of interest in breast milk. So सबसे पहला क्या है? Lack of interest in breast milk. So mothers जो हैं, they are not having enough interest to feed the baby. Second, wrong beliefs and ignorance related to breastfeeding. So some of the families, according to the religion, they are having wrong beliefs that कि बच्चे को ये दूध नहीं पिलाना चाहिए, बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिगर जो है मदर की ख़राब हो जाती है, मदर में कॉज कैंसर्स ड्यू टू दिस, so breast cancers. So means they are having their own beliefs. So due to those reasons, they are not feeding the baby. Increasing numbers of working mothers. So this I have explained you कि mothers जो हैं इनका जो working की तरफ ज़्यादा है, तो in those cases also we they are switching on to the artificial feeding. Aping the Western countries. So we are switching on more towards the Western countries, right? We are seeing them कि अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है, तो हम भी क्यों पिलाएं अपने बच्चे को दूध. चेंजिंग लाइफस्टाइल, यस डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है ना. हम अपना कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, हम अपनी बॉडी इमेज ज़्यादा देखते हैं, तो इन दैट केसेस ऑल्सो mothers are not providing breast milk to the baby. So availability of alternatives of mother's milk. So this is also one reason कि जो mother's milk है उसमें बहुत सारे alternatives, अब mother's milk को छोड़ के बहुत सारे other alternatives आ रहे हैं, formula feeds आ रहे हैं जो हम अपने बच्चे को पिला सकते हैं, ठीक है. So in that reasons also, so mothers are not like they are not expressing their milk and they don't want that कि like हम अपना बेबी को अपना दूध पिलाएं. So publicity and deceptively appealing advertisements. So advertisements जो हैं, ads जो हैं, ये ज़्यादा फार्मूला फीड की तरफ मूव हो रही हैं. बहुत सारे इलेक्ट्रोजन फ्री आ रहा है कि इलेक्ट्रोजन फ्री है बेबी के लिए, ये बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे की ज़्यादा अच्छी करता है. तो इन रीजंस की वजह से मदर्स जो हैं दे आर स्विचिंग ऑन टू आर्टिफिशियल फीडिंग्स मोर. So next is principles of artificial feeding. So the decision of giving artificial feeding must be taken after failure of all efforts to breastfeed the baby.
सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होना चाहिए अगर हम बच्चे को आर्टिफिशियल फीडिंग करवा रहे हैं, तो हमने सबसे पहले सारे एफर्ट्स हमने सारा जोर लगा देना है कि भाई बच्चा ब्रेस्ट फीड करे। बट अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करता है तो ये सारे हमारे एफर्ट्स फेल हो जाते हैं, देन ओनली वी हैव टू स्विच ऑन टू आर्टिफिशियल फीडिंग। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये नहीं है कि आपने कोशिश ही नहीं करनी, बट देयर आर सम इंडिकेशंस एंड बट फैक्टर्स ऑल्सो। बट हमने लाइक एज अ हेल्थ वर्कर वी हैव टू मोटिवेट द मदर्स व्हेन दे आर विद यू कि breast milk is the wholesome milk, breast milk is the best milk for the baby, breast milk contains all nutrients which is enough for the growth of the baby, right? So feeding should be given by spoon and bowl or cup or glass. अगर हम artificial feeding provide कर रहे हैं बेबी को, तो that should be given through spoon, that can be given through bowl or through cup or through glass, but not through bottle, right? Bottle ke through you can't feed the baby. So in sick or preterm baby, the feeding can be given with dropper. Why with the dropper we have to give? हमने फीडिंग जो है वो ड्रॉपर के साथ क्यों देनी है? क्योंकि सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो पुअर होता है, ठीक है बच्चे? सो सकिंग रिफ्लेक्स जो है दैट इज पुअर इन प्रीटर्म बेबीज. So that is why feeding can be given with droppers. Then bottle feeding must be avoided and mothers need explanation or information about the hazards of bottle feeding. So ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है. When the mother is with you, you have to advise the mother that bottle itself is a poison for the baby. Never ever give the baby a bottle, right? So, and you have to explain the mother about the hazards of the bottle feeding also, like more of the respiratory problem, more of the gastrointestinal infections can occur through bottle feeding. Then strict cleanliness in the preparation and feeding procedure should be practiced. So when you are preparing, you have to inform mother when you are preparing the feed of the baby, and the whole procedure that should be hygienic. Okay, you have to use the hygienic measures while preparing the feed of the baby. So milk left over from previous feed, that should not be used again, right? अगर दूध जो है वो बच जाता है from the previous feed, तो आपने उसको रीयूज़ नहीं करना है, ठीक है? आप रीयूज़ नहीं करेंगे, आप रेफ्रिजरेट नहीं करोगे. सो जितना दूध पी लिया बच्चे ने, दैट इज़ इनफ. But you should not refrigerate, you should not use it again for the baby because it may be contaminated. Then correct technique of feeding to be followed. This I have discussed with you in my previous videos. मैंने आपको टेक्निक करके भी दिखाई थी and I have explained you in a good manner. You can see my previous video. Then the milk should be warm, not too hot or cold. So जो दूध है वो ना ही तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, वो गुनगुना होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, ठीक है? So an average 15 to 20 minutes may be needed to feed the total quantity as required. So 15 to 20 minutes time period जो है वो 15 to 20 minutes जो है total quantity feed पे लग जाते हैं बच्चों को feed करते हुए, and this is an average feed time for the baby. Then the number of feed can be 6 to 8 times in infants and 3 to 5 times in older babies, but it varies according to the weight of the baby. Then hygienic measures are very, very important. Obviously hygienic measures are very, very important, right? सो आपके हैंड्स वॉश होने चाहिए, आपकी कटोरी वॉश होनी चाहिए, आपने पहले उसको बॉयल कर लेना है, फिर उसके बाद जो आपकी फीड है उसको अच्छे से गर्म करेंगे, फिर उसको वार्म होने देंगे, और फिर जो आप चाहे यू आर यूजिंग द ड्रॉपर, यू आर यूजिंग बॉल, यू आर यूजिंग spoon, you are using cup, that should be clean, and then you have to feed your baby. And if dried milk is used, it should be reconstituted as per directions given by the manufacturer. This is very, very important. अगर आप बाहर से कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं एंड आपने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, पानी में रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला है कि 2 scoops
आप फार्मूला फीड के डालोगे और उसमें आप 2 स्कूप्स और पानी के डालोगे, तो दैट शुड बी एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर एंड यू हैव टू रीड दैट पैम्फलेट वेरी केयरफुली. So next is burping, allow to push out the swallowed air, prevent vomiting and abdominal discomfort too. जब आप फीड करवा लेते हो बेबी को, दिस इज इन बोथ द केसेस, इन ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो एज वेल एज इन फॉर्मूला फीडिंग ऑल्सो. व्हेन यू आर डन, व्हेन द बेबी इज डन विद मिल्क, बच्चे ने अच्छे से फीड ले ली है, देन यू हैव टू कीप द बेबी इन अपराइट पोजीशन एंड देन यू हैव टू रब द बैक ऑफ द बेबी. और जब आप बैक रब करोगे बेबी की, तो बेबी ने जो स्वेलो करी होगी एयर, वो बेबी माउथ के थ्रू बाहर निकालेगा. एंड दिस व्हाट इट रिजल्ट्स, सो उससे वॉमिटिंग नहीं आएगी बच्चे को, बच्चा रिगर्जिटेट नहीं करेगा मिल्क अपना, एंड ऑब्वियसली abdominal discomfort बेबी को नहीं होगा. So next is choice of milk. I hope that you all understood my topic. I'll recapitulate this topic once again. So देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल में हमने क्या किया था कि आर्टिफिशियल फीडिंग का डिसीजन हमारा तब होना चाहिए जब हम ऑल एफर्ट्स लगा लेंगे हम अपने, और फिर भी बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीड हमारी बेबी या तो रिफ्यूज़ कर रहा है ब्रेस्ट फीड लेने से, या फिर मदर जो है उसका फेलियर है ड्यू टू सम रीजंस. देन सेकेंड इज फीडिंग जो है दैट शुड बी गिवन बाय स्पून, बॉल और कप और ग्लास. एंड बट इन केस ऑफ प्रीटर्म और सिक बेबी, उसमें हमने फीडिंग जो है वो ड्रॉपर के साथ देनी है, बिकॉज उनमें सकिंग रिफ्लेक्स पुअर होता है. बॉटल फीडिंग जो है वो हमने अवॉइड करनी है, एंड मदर्स नीड explanation for information about the hazards of the bottle feeding. And then strict cleanliness in the preparation and feeding procedure should be practiced. And then milk left over from previous feed should not be used again. Correct technique of feeding to be followed. Eighth, मिल्क शुड बी वार्म, वो ना ही गर्म होना चाहिए ज़्यादा, ना ही ठंडा होना चाहिए. और एवरेज फीड के लिए टाइम कितना होना चाहिए, 15 to 20 मिनट्स का. और नंबर ऑफ फीड्स कितनी होनी चाहिए जो हमने बेबी को देनी है, दैट इज 6 to 8 इन इन्फेंट्स एंड 3 to 5 इन ओल्डर बेबीज, बट इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द एज एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द बेबी. हाइजीनिक मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ड्राई मिल्क यूज़ कर रहे हो तो आपने मैन्युफैक्चरर जो उन्होंने डायरेक्शंस दी होंगी रिकन्स्टिट्यूट करने के लिए, then you have to see that directions, and burping is very very important after the feeding. So next is the choice of milk. अब choice of milk कैसा होना चाहिए, cow's milk, buffalo's milk और formula milk, right? So what comes under formula milk? formula milk के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे. फॉर्मूला मिल्क होता क्या है, सो फॉर्मूला मिल्क में जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर्मूला मिल्क ऑल्सो नोन एज बेबीज फॉर्मूला और इन्फेंट फॉर्मूला. फॉर्मूला मिल्क को हम बेबी फॉर्मूला भी बोलते हैं, हम इन्फेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं बच्चे. एंड इट इज़ यूजुअली मेड फ्रॉम काउस मिल्क दैट हैज़ बीन ट्रीटेड टू मेक it more suitable for babies, right? So is usually made from cow's milk that has been treated to make it more suitable for babies, right? So ये जनरली काउ मिल्क से बना होता है, एंड दिस इज मोर सुटेबल फॉर द बेबी. सो ये फर्दर इट इज़ फर्दर टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इन्फेंट फार्मूला जिसे हम फर्स्ट मिल्क बोलते हैं. सेकेंड इज गॉट्स मिल्क फार्मूला जो गॉट के मिल्क से बना है. लैक्टोज फ्री फार्मूला जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है. देन इज सोया फार्मूला, ठीक है, जो एनिमल से नहीं जबकि प्लांट सोयाबीन से तैयार होता है, ठीक है. अगर किसी बेबी को एलर्जी है, सो देन वी कैन मूव ऑन टू सोया फार्मूला, राइट. बट इट इज़ सुटेबल फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड्स, उससे पहले आप नहीं दोगे. सो लैक्टोज फ्री फार्मूला इट इज़ सुटेबल फ्रॉम बर्थ, हम बर्थ से ही बेबी को दे सकते हैं, बट इट शुड ऑल्सो बी अंडर द मेडिकल सुपरविजन. देन दिस फार्मूला इज सुटेबल फॉर बेबीज हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, राइट. हमें पता चल जाता है कि बच्चा जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस है क्योंकि उसे एलर्जी हो जाती है, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होनी स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चा लूज स्टूल ज़्यादा करने लग जाता है. तो हमें व्हेन वी आर गोइंग टू डॉक्टर, तो फिर वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को लैक्टोज फ्री डाइट देना स्टार्ट कीजिए. सो दिस मीन्स दैट दे कैनॉट एब्सॉर्ब लैक्टोज विच इज़ अ शुगर दैट नेचुरली प्रेजेंट इन मिल्क एंड ऑल डेयरी
प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो जो लैक्टोज है वो सारे के सारे मिल्क में और डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स अ शुगर विच इज़ प्रेजेंट नेचुरली इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. So next is soya formula, and soya formula from 6 months, but it is also under medical supervision only. Then soya formula is made from soya beans, as I have told you earlier. So not cow's milk, ये cow milk से नहीं बनता है. It's occasionally used as an alternative to cow's milk formula for babies who have cow's milk allergy. मैंने आपको पहले ही बताया, अगर एनिमल से उसको एलर्जी है, एनिमल्स मिल्क से एलर्जी है, then we have to switch on to soya milk. Only use soya formula if it has been recommended or prescribed by the medical practitioner. Otherwise you should not use by your own, ठीक है, क्योंकि हम छोटे बच्चे पे कुछ भी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू फर्स्ट कंसल्ट विद योर प्रैक्टिशनर और pediatrician to whom you are going. So you have to see first there, and then you have to start with any formula, right? So next we will I will discuss with you about डिफरेंस, राइट. सो अब डिफरेंस में क्या आएगा बच्चे? अब डिफरेंस में आई वांट टू डिस्कस विद यू अबाउट डिफरेंस बिटवीन मिल्क, राइट. सो कौन कौन सा मिल्क? ह्यूमन मिल्क, एनिमल मिल्क एंड फॉर्मूला मिल्क के बीच में डिफरेंसेस करेंगे. सबसे पहला है, देखिए, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन. बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन होने में चांसेस ह्यूमन मिल्क में होते हैं? नहीं, नन. एनिमल मिल्क में लाइकली हो सकते हैं, फॉर्मूला मिल्क में लाइकली व्हेन मिक्स. जब हम उसको मिक्स करेंगे, जो प्रिस्क्राइब डोज दी गई होगी उसको जब हम मिक्स करेंगे, देन देयर विल बी अ चांसेस कि उसमें कंटेमिनेशन हो जाए. सो नेक्स्ट इज एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स. येस, ऑब्वियसली इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क. मैंने ये आपसे डिस्कस कर लिया है एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क में, तो आप मेरी वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. सो नेक्स्ट इज एनिमल मिल्क में इट इज़ नॉट प्रेजेंट, एंड फॉर्मूला मिल्क में ऑल्सो इट इज़ नॉट प्रेजेंट. सो इसका मतलब क्या है? ब्रेस्ट मिल्क, ह्यूमन मिल्क इज हैविंग एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स. सो सी, ये हमारे बच्चे के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट. सो नेक्स्ट इज ग्रोथ फैक्टर्स. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क. Animal milk it is not present, formula milk it is not present. Protein, so correct amount, easy to digest. So कौन सा प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होगा? केजिन, ठीक है. सो केजिन जो है दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क. सो इसीलिए क्या है, इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट. सो बेबी जो है इसे बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेता है. बट ह्यूमन मिल्क जो है या एनिमल मिल्क जो है, इसमें प्रोटीन को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है बेबी. फॉर्मूला मिल्क इट इज़ पार्शली करेक्टेड. क्यों पार्शली करेक्टेड है? क्योंकि इसमें पार्शली करेक्टेड है तो मतलब बेबी जो है इसमें पार्शली ये दोनों चीज़ों को मिला के बना होता है, तो इसीलिए इसे हम पार्शली करेक्टेड बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज फैट. सो फैट जो है इनफ एसेंशियल फैटी एसिड्स लाइपेज टू डाइजेस्ट, राइट. सो इसमें जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो लाइपेज होता है और बेबी उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेता है. बट हियर लैक्स एसेंशियल एसिड्स एंड no lipase is present in this. So then lacks again essential fatty acids and again no lipase is present. So see how beneficial the human milk is. So इसीलिए हमने मदर्स जो हैं उनको मोटिवेट करना है. बीइंग अ हेल्थ वर्कर्स हमने मदर्स को मोटिवेट करना है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बहुत उत्तम मिल्क है, और हमने बच्चे को मदर को यही एडवाइस करना है कि प्लीज़ यू हैव टू फीड योर बेबी टिल 2 years of age. सो उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, उसको इन्फेक्शंस भी नहीं होंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स प्रेजेंट हैं. बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी क्योंकि उसमें ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट हैं. बच्चे को कई तरह की बीमारियां होने से बचाव हो सकता है क्योंकि ये बैक्टीरियल कंटेमिनेटेड नहीं होता है, राइट. इसमें प्रोटीन भी उतनी मात्रा का होता है, फैट्स भी अच्छे से होते हैं जिससे बच्चा जो है उसको ईजिली डाइजेस्ट कर लेता है. एंड आयरन जो है दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द मिल्क एंड इट इज़ मतलब, बट एक चीज़ याद रखनी है, जो आयरन होता है ना वो सफिशिएंट होता है बच्चे माँ के दूध में टिल 6 months ऑफ एज. बट उसके बाद बच्चे की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होने लगती है तो हमें बाहर से भी सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं बच्चे को, ठीक है. सो इट इज़ इन स्मॉल अमाउंट्स बट इट इज़ वेल एब्जॉर्ब.
इसमें भी स्मॉल अमाउंट बट इट इज़ नॉट वेल एब्जॉर्ब, इट इज़ एक्स्ट्रा एडेड एंड नॉट वेल एब्जॉर्ब्ड अगेन. सो नेक्स्ट इज वाइटामिन्स. वाइटामिन्स जो हैं ह्यूमन मिल्क में इनफ प्रेजेंट होते हैं एंड एनिमल मिल्क में नॉट इनफ present, like only A and C is there, only A and C is there, but here enough vitamins are present. And this also I have discussed with you in my previous video, है ना. So vitamins here it is added, obviously it is a formula feeding, तो बिट ऑब्वियस है इसमें क्या है, vitamins ऐड किए गए होंगे. सो नेक्स्ट इज वाटर का कंटेंट. इट इज़ इनफ. मैं आपको पहले ही अपनी वीडियोस में बहुत बार बता चुकी हूँ बेटा कि हमें मदर्स मिल्क में वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ही वाटर जो है उसकी प्रेजेंस होती है. सो हियर एक्स्ट्रा नीडेड एंड देन हियर मे नीड एक्स्ट्रा, राइट, क्योंकि हम इसमें स्कूप्स जो है उसमें पानी और भी ऐड करते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने हमें एक दिया हुआ है फॉर्मूला फीड बनाने के लिए, उन्होंने हमें इट शुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद द वाटर देन, राइट. So this is all about today's session. I hope you all understand my session. And अगर कोई भी दिक्कत बच्चे आपको इस सेशन में आई है, आपको लगता है कि हमारा कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे टेक्स्ट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं. सो आई एम देयर फॉर यू ओनली. एंड अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए होगा तो प्लीज़ यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक द वीडियो एंड आई विल डिस्कस विद यू. Thanks for watching once again.